स्टार्ट करते हैं 8 साइंस चैप्टर 1 पार्ट 3 से। पार्ट 1 एंड 2 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इरिगेशन, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। चाहे कोई भी लिविंग बींग हो, सबको पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वी ऑल नीड वाटर। जो वाटर है वो प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? दे एब्जॉर्ब इट बाय रूट्स। Along with water, mineral and fertilizers are also absorbed। यानी कि पानी के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर्स को भी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट क्या करते हैं? उन सब के अंदर अराउंड 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर सीड्स को उपजना है, लाइक उनको ग्रो करना है, जर्मिनेट करना है, तो वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट पानी में क्या है, डिसॉल्व हैं, उनको हम कैसे लेते हैं? उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? देखो, जो भी पानी में न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे के सारे रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे और सारे प्लांट्स पार्ट तक पहुंच जाएंगे। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। यानी कि पानी, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको फ्रॉस्ट, जो बर्फ़ जमती है या बहुत ही गर्मी आती है, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन रखना है और मेंटेन रख के क्या होता है, क्रॉप ग्रोथ हेल्दी होती है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि फील्ड्स में पानी रेगुलरली दिया जाए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि जब पानी की सप्लाई दी जाती है क्रॉप्स को हर एक रेगुलर इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। यानी कि जो भी जिस भी तरह से टाइम, यानी किस टाइम पे देना है, कितने दिनों बाद देना है, थोड़ा वेट करके देना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्रॉप पे। हर क्रॉप का अपना अलग हिसाब होता है, या फिर सॉइल पे या फिर सीज़न पे, कि क्रॉप कैसी है, सॉइल कैसी है और सीज़न कैसा है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। समर में जो फ्रिक्वेंसी होती है वाटरिंग की वो हाई होती है। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, हम लोग गर्मियों में पानी ज़्यादा पीते हैं, तो सेम वे में जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जो हम पानी जितनी बार देते हैं वो बढ़ जाता है। कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन। उसने पूछा है कि क्या रीज़न हो सकता है कि जो गर्मियाँ हैं उसमें प्लांट को ज़्यादा पानी देना होता है, ज़्यादा एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है, ऑब्वियसली दैट इज़ द रीज़न। नाउ सोर्स ऑफ इरिगेशन, अगर हमें सिंचाई करनी है, पानी देना है, तो कहाँ से उसको पानी मिलेगा? वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। दीज आर द डिफरेंट एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट द वाटर। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नाउ जो वाटर टैंक अवेलेबल है, यानी कि जो वाटर अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में या कैनाल्स में, उसको उठाना, उसको बाहर निकालना, उसको फील्ड तक लेके जाना, वो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होता है, ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। यानी कि गाय वगैरह या जो भी हमारे पास पालतू जानवर होते हैं, प्लस ह्यूमन लेबर, इंसान खुद मेहनत से क्या करते हैं, ये मेथड्स को, मतलब वो इसको यूज़ करते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर, और इसलिए ये मेथड सस्ते पड़ते हैं, बट लेस एफिशिएंट, ठीक है। मतलब कि इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं देते और मेहनत ज़्यादा होती है। कुछ ट्रेडिशनल वेज जो आज तक यूज़ होती आ रही हैं, दैट इज़ मोट। मोट इज़ पुली सिस्टम। आपने पुली देखी होगी, वो बकेट नीचे जाती है, फिर पानी ऊपर आता है, तो ये जो इस फोटो में दिखा रखा है दैट इज़ पुली सिस्टम और मोट। फिर है चेन पम्प, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो डेकली, कि किस तरह से पानी लिया जा रहा है। और ये वाला एक है राहट, लीवर सिस्टम होता है। ये कोल्हू का बैल आपने सुना होगा, तो पानी वो ये घूमता है, तो उसके तरीके से पानी भी घूमता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो पानी को, मतलब सिंचाई के लिए यूज़ करने में अप्लाई होते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप क्यों यूज़ किया जाता है? आपने सुना होगा घरों में मोटर पंप होते हैं या फिर किसी भी जगह पे पंप होता है, तो पानी उठता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। अलग अलग चीज़ों के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लगे, बिजली लगे, उससे इन पम्प्स को चलाया जाता है।
नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो अब मेथड्स यूज़ होते हैं इरिगेशन के, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि पुराने लोग पानी लेके आएंगे डालेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, लोगों को पता चल चुका है, तो अब काफ़ी नई तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब जो मॉडर्न मेथड है उससे हम वाटर को इकोनॉमिकली अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में होता क्या है, ये सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है किस पे, अनइवन लैंड पे, जो थोड़ा ख़राब सा लैंड है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, ख़राब इन द सेंस जो लेवल एक नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है। जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो ये किस तरह से परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे कोई चीज़ ऐसे खड़ी है तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं उनके अंदर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं टॉप पे, रोटेटिंग मतलब घूमने वाले, ठीक है। और वो क्या करते हैं, मेन पाइपलाइन से आप देख रहे हो ना, एक पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, उससे अटैच होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पाइप जा रहा है और उसके बाद अलग अलग जगह पे ये अटैच्ड है, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, रोटेटिंग यानी ऊपर का जो पार्ट है वो रोटेटिंग नोजल्स है। जब वाटर अलाउ किया जाता है मेन पाइप से, यानी जब मेन पाइप से वाटर फ्लो करता है, वो क्या करता है, रोटेटिंग नोजल से ये निकल जाता है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, और क्रॉप पे ऐसे गिरता है जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं गिरता, बहुत कम भी नहीं गिरता, बिल्कुल मीडियम अमाउंट में गिरता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर काफ़ी यूज़ होता है लॉन्स में, कॉफ़ी की प्लांटेशन में और कई अदर क्रॉप्स में। तो ये हमने इसमें पढ़ा स्प्रिंकलर। नाउ ड्रिप सिस्टम, यहाँ पे आप देखिए ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे तो ऊपर उठा हुआ था, नोजल सिस्टम था, यहाँ पानी धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा मतलब उस पर फॉल होता है, इसलिए हम इसको ड्रिप बोलते हैं, एक एक बूंद। ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट्स प्लांट को, गार्डन और ट्रीज़ को पानी देने के लिए। यहाँ पे पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। ऊपर से ये उस एरियाज़ में बहुत ही अच्छा है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पानी इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट वेयर वी विल स्टडी अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो कई बार ग्रो कर जाते हैं बट उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, जो एक्चुअल क्रॉप है उसका न्यूट्रिएंट लेते हैं। सो बूजो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there was some other plant in the field growing along with the wheat plant. बूजो एंड पहेली ने देखा कि वीट प्लांट की जो पूरी फील्ड है उसमें क्या है, और प्लांट्स भी उगे हुए हैं एक्सेप्ट देन द एक्चुअल प्लांट, यानी वीट के अलावा और भी थे। और बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स के साथ। इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम वीड्स। अब जो वीडिंग होती है, मतलब वीड्स को रिमूव करने को हम लोग वीडिंग बोलते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वीड्स compete करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। यानी कि वीडिंग ज़रूरी है क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं, यानी जो वो उनका न्यूट्रिशन, उनकी स्पेस, उनकी लाइट, उन सब का पानी वो खाते हैं, इसलिए वो क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। कुछ वीड्स इनफैक्ट इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। कुछ वीड्स तो काफ़ी नुकसान देते हैं एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वीड्स टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स ने कई सारे तरीके निकाले हैं ताकि वो वीड्स को हटा सकें और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। देखो टिलिंग, जब हम लोग कोई भी चीज़ बोते हैं उससे पहले जब हम टिलिंग करते हैं, सॉइल को अप डाउन करते हैं, उसकी वजह से वीड्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वो सूख जाएंगे और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। जो बेस्ट टाइम है रिमूवल ऑफ वीड्स का, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, यानी कि उससे पहले कि वो सीड्स और फ्लावर दें आप वीड्स को हटा दो।
जो मैनुअल रिमूवल है उसमें क्या होता है, अपरूटिंग। कभी आप कोई पेड़ उखाड़ने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि अच्छा प्लांट, कोई आपके प्लांट के अंदर कोई एक्स्ट्रा प्लांट उग रहा हो जो यूज़फुल नहीं है, तो देखना अपरूटिंग मतलब उसको जड़ से हटा देते हैं या फिर उनको ग्राउंड के बिल्कुल पास से कट कर देते हैं। ये खुरपी की वजह से होता है। खुरपी भी एक लोहे की होती है जो गार्डनिंग वगैरह में यूज़ होती है, मोस्टली सबके घर में मिलती है जो प्लांट्स वगैरह रखते हैं। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। अब यहाँ पे क्या दिखाया है, सीड ड्रिल यूज़ होता है किसके लिए, वीड्स को अपरूट करने के लिए। ये स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज़ द सीड ड्रिल, ये यूज़ होता है रूट्स को हटाने के लिए, ठीक है, मतलब प्लांट को हटाने के लिए जो एक्स्ट्रा अनवांटेड होते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemical called weedicide, that is 2,4-D। कई बार weeds को जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, सॉरी पेस्टिसाइड्स क्या गई, वीडिसाइड्स यूज़ करके उस पर्टिकुलर वीड के लिए जो बना है उसको यूज़ करके हटाते हैं। इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में ताकि वीड्स हटें। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये डैमेज नहीं करते क्रॉप्स को। और जो वीडिसाइड्स होते हैं उनको पानी से डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद फील्ड पे स्प्रे किया जाता है ताकि सारे प्लांट्स तक वो पहुंच जाए। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and the seed formation। जैसे कि बताया, weedicides कब हटाया जाता है, जो एक्चुअल अच्छा टाइम होता है weeds को हटाने का, that is flowering और seed formation से पहले। Spraying of weedicide may affect the health of farmer। कई बार ये वीडिसाइड स्प्रे करने से फार्मर की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए उनको केमिकल्स को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। उनको अपना फेस कवर करना चाहिए, नोज़ कवर करना चाहिए एक पीस ऑफ क्लॉथ से, ताकि वो केमिकल वो इनहेल ना करें या फिर उनके मतलब बॉडी में ना जाए। उसके बाद आ जाते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब ही ये सेकेंड लास्ट स्टेज है जब आपकी क्रॉप पूरी हो चुकी है और आपको उसको कट करना है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर, पूरी तरह से मेच्योर हो चुकी है, उसको कट करेंगे, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग में क्रॉप को क्या करते हैं, पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। यानी कि हार्वेस्टिंग में जो क्रॉप्स है वो बाहर निकाली जाती हैं, पुल की जाती हैं, या फिर वो ग्राउंड से बिल्कुल पास से कट की जाती हैं। 3 to 4 मंथ्स लगते हैं एक सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में, ठीक है। हमारी कंट्री में आइदर मैन्युअली होती है यानी कि लोग खुद करते हैं, या फिर एक मशीन के थ्रू होती है जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। तो ये सिकल है, या तो इसी से खुद ही करते हैं लोग मैन्युअली, मतलब लेबर खुद ही करते हैं, फार्मर्स खुद करते हैं, या मशीन के थ्रू भी होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। यानी कि जो एक्चुअल चीज़ काम की है उस ग्रेन सीड को आपको जो भी पीछे का ग्रीन मटेरियल है या जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें उसके साथ हटाना ज़रूरी है। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ये कैसे की जाती है, एक मशीन की हेल्प से, हेल्प ऑफ मशीन कॉल कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये आपको मशीन दिख रखी है कंबाइन, ये काफ़ी अच्छे से क्या कर लेती है, थ्रेशिंग का प्रोसेस कर लेती है, जिसमें दोनों चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। जिनके पास बहुत बड़ा लैंड नहीं होता, थोड़ा ही काम है उनके पास करने के लिए, विनोइंग से करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने 7th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये देखिए विनोइंग मशीन है, तो जो हल्का पार्टिकल होता है वो ऊपर चला जाता है, इस तरह से ये विनोइंग हो जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में, बट जिससे पहले एक बार हार्वेस्ट फेस्टिवल देख लेते हैं। जो आफ्टर 3 to 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। जब बहुत मेहनत कर लेते हैं उसके बाद हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, काटने का टाइम आता है फसल को। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेलबींग। यानी कि जो पूरी की पूरी उपजाऊ फील्ड है, जो देख के ना फार्मर्स को बड़ी खुशी होती है, और जो एफर्ट है उनके पास सीजन का वो अभी उनको दिखने को मिलता है। तो ये जो पीरियड ऑफ हार्वेस्ट होता है, जब वो उसको काटते हैं पूरे क्रॉप्स वगैरह को, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब हैप्पीनेस वाला पार्ट होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये मेन और वुमेन बहुत ही जोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जो हार्वेस्ट सीज़न के साथ कुछ फेस्टिवल एसोसिएटेड हैं वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबायना एंड बिहू। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है, उनको खुशी होती है, तो ये सारे उससे रिलेटेड हैं। Now लास्ट स्टेप जो है इसके अंदर, दैट इज स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो भी चीज़ हमने मिली है, हार्वेस्ट करी है, हमारे हाथ में आई है, अब उसको ध्यान से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
किसी भी क्रॉप को, किसी भी सीड को अगर बहुत लंबे टाइम के लिए रखना है तो वो गीली नहीं होनी चाहिए, उस पर इंसेक्ट्स ना लगे, रैट ना लगे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंजाई ना लगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको बहुत अच्छे से स्टोर किया जाए। कई बार क्या होता है, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को यानी सीड्स को बिना ड्राई करे सुखा दोगे तो वो उसको कोई ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं और वो जर्मिनेशन के लिए फिर यूज़ नहीं हो पाएगा। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, किसी भी ग्रेन को स्टोर करने से पहले उसको बहुत अच्छे से धूप में सुखाया जाता है ताकि मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए। और दूसरी चीज़, अगर मॉइस्चर ख़त्म हो गया तो कोई भी पेस्ट, कीड़ा, बैक्टीरिया, फंजाई उस पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, यानी जो फार्मर्स हैं, जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है, वो जूट के बैग्स में या फिर मेटेलिक बिन्स होते हैं उसमें स्टोर करते हैं। और जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है ग्रेन का वो सिलोज और ग्रैनरीज में होता है। ये बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है ताकि उनको पेस्ट, रेट और इंसेक्ट उस पर अटैक ना करें। ड्राइड नीम लीव्स यूज़ की जाती है फूड ग्रेन्स को घर पे स्टोर करने के लिए, क्योंकि नीम में क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेल्दी होता है, बैक्टीरिया को दूर रखता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक स्पेशल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम। घर में करना है तो छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ नीम या ये यूज़ कर लो, लेकिन अगर बड़ी जगह पे यूज़ करना है तो केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नाउ ये है फूड फ्रॉम एनिमल। जब हम ये टेबल पढ़ लेंगे हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ है जो हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो लोग सी के पास रहते हैं वो लोग फ़िश खाते हैं, तो उनकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फ़िश होता है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा किसके बारे में, फूड जो हमें प्लांट से मिलता है। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing etc. हमने क्या देखा, जो ये क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सोइंग, टिलिंग या उसका फिर रिमूविंग ऑफ वीड एक्सेट्रा। तो अगर एनिमल्स को भी रियर करना है, पालना है, प्रॉपर फूड, प्रॉपर जगह और बहुत ध्यान उनका रखना पड़ता है। और जब ये एक लार्ज स्केल पे होता है, ये नहीं कि एक दो गाय, बट जब बहुत लार्ज स्केल पे होता है तो हम उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो ये पार्ट 3 था हमारे 8th क्लास के चैप्टर 1 का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा पार्ट 1 और 2 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और 8th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या होम पेज में आपको क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।